गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रही है? वॉइस क्लियर है हमारी? ठीक है, ओके। ममता, इमरान, पंकज, शुभम, सर्वेंद्र, मीनू, मंजय, श्वेता, बिजराम, श्यामधर, निवेदिता, मोनिका, अनीता, रंजना, आकांक्षा, मीरा, हिमांशु, श्रुति, सचिन, अनुज, श्वेता। ठीक है, कनेक्ट हो गए सब लोग। टेस्ट दिया आप लोगों ने? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बोलना चाहते हैं? क्या बोलना है? मैसेज कर दो ना। जिसको बोलना है वो मैसेज कर दो, जरूरी अनम्यूट करके बोलो। सारे क्वेश्चन सही हैं और सभी के आंसर सही हैं। ठीक है। जो भी पेपर था सभी के आंसर सही हैं। बहुत टफ पेपर था ये। कौन पूछ कहा है कि बहुत टफ पेपर था? अनंत उपाध्याय। डीपीपी लगाए थे? बौद्ध और जैन धर्म के डीपीपी लगाए थे? हाँ। एक क्वेश्चन बाहर का नहीं है, पूरा डीपीपी का क्वेश्चन है केवल। जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की डीपीपी सॉल्व करवाए थे क्लास में, और आप स्टडी मटेरियल में अपलोड है, सिंगल क्वेश्चन उस डीपीपी के बाहर का नहीं है। पूरे 50 क्वेश्चन उस डीपीपी के हैं। इसका मतलब पढ़ते लिखते कुछ नहीं हो। जब तुम लोग अपना डीपीपी नहीं सॉल्व कर पा रहे हो जो सेंड किया गया है, तो बाकी क्वेश्चन क्या करोगे जब बाहर से आएगा? क्वेश्चन नंबर 15। 15 में बहुत दिक्कत है सबको। क्वेश्चन नंबर 15।
के नंबर हुआ हो, क्योंकि हम अब पेपर तो नहीं देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा है उसको हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, एक मिनट जरा। पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो ये वाला है ना कि बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। पहला है कथन पुनर्जन्म नहीं होता, और दूसरा है आत्मा की सत्ता नहीं है। 15 क्वेश्चन यही है ना। 15 क्वेश्चन यही वाला है ना कि पुनर्जन्म नहीं होता और आत्मा की सत्ता नहीं होती। हाँ तो ठीक तो है। महात्मा बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ठीक है। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, आत्मा में नहीं। बताया तो था आपको। तो ये जो है वो गलत है। पुनर्जन्म में उनका विश्वास था और आत्मा की सत्ता में नहीं था, दोनों अलग अलग चीज हैं। तो इसका सी ऑप्शन होगा। भाई पुनर्जन्म में दोनों लोग का विश्वास था, लेकिन पुनर्जन्म किस हिसाब से? कर्म के हिसाब से। पुनर्जन्म आपका था कि पुनर्जन्म में विश्वास उनका था, लेकिन ये भी हमने बोला था कि पुनर्जन्म में विश्वास था, लेकिन वो किस आधार पर? कर्म के आधार पर। ठीक है, तो आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। तो वो ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, और जो दूसरा है कि आत्मा की सत्ता नहीं मानते थे, ये सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और दूसरा क्वेश्चन जो आपका है इसमें 34 नंबर कह रहे हो, 34 और 38। हम आंसर बता देते हैं आपको सीधे, हम लोग परेशान बहुत हो रहे हैं। सुन लो आंसर जरा सभी का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म हुआ था, ये बी ऑप्शन है, लुम्बिनी। बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोलिया वंश, डी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के संबंध में उनके कथनों में विचार करिए, कौन सा सही है? जन्म, कपिल वस्तु, बोध गया में ज्ञान प्राप्त, वैदिक धर्म को स्वीकार, आर्य सत्य का प्रचार, सभी सही हैं। इसका डी ऑप्शन है तीसरे का, 1 2 3 4। तीसरे का डी ऑप्शन है, सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? प्रच्छन्न, बी ऑप्शन है। के जीवन की इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो ये गृह त्याग सी। ठीक है, तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। में कोई पूछ रहा है सर, एडविन एनिल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है ललित विस्तार पर, बी ऑप्शन है। एक पुस्तक है, ये नोट्स में लिखा हुआ है ना, तो आप लोग नोट्स भी नहीं पढ़ते हो। नोट्स में ये डिस्क्राइब है, ललित विस्तार पर है, और उसी में उनको लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, तो ललित विस्तार जो पुस्तक है उसमें बताया गया है। 34 का जो आंसर है। नहीं, 15वें का सी होगा। देखो इसमें जो एक्चुअल में है पुनर्जन्म, देखो फिर से सुन लो, दोनों में कंफ्यूजन होती है। आपको पुनर्जन्म में विश्वास था, लेकिन आत्मा के आधार पे नहीं था। ठीक है, असल में पुनर्जन्म पे विश्वास था, तो एक कर्म के आधार पे बोलते थे कि कर्म की वजह से होता है, अगर गड़बड़ कर्म करोगे तो पुनर्जन्म होगा। तो असल में माना क्या जाता है कि हम लोग कैसे मानते हैं पुनर्जन्म? तो हम लोग पुनर्जन्म को आत्मा से रिलेट करते हैं, कि पुनर्जन्म का मतलब होता है कि आत्मा शरीर बदलती है। सुने हो ना कि शरीर जो बदलता है वो आत्मा बदलता है। तो हम लोग ये मानते हैं। तो एक्चुअल में वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, लेकिन वो आत्मा को नहीं मानते थे। कि ये नहीं कहते थे कि मतलब आत्मा जन्म लेता है। उनका मानना था कि व्यक्ति तभी जन्म लेगा जब वो कर्म कुछ ऐसा करेगा। तो इसलिए वो चीज है।
तो यहाँ पर हम लोग इसको ये मानेंगे कि पुनर्जन्म में विश्वास था इनका, ठीक है, लेकिन आत्मा में विश्वास, तो आत्मा की सत्ता को नहीं मानते थे। तो एक प्रकार से अगर समझोगे तो कहोगे कि पुनर्जन्म भी नहीं होगा फिर तो, क्योंकि आत्मा का है। बट इनका आत्मा को देखने का तरीका ही अलग था। ये उसको आत्मा से मानते ही नहीं थे, वो उसको कर्म से मानते थे। इस वजह से ऑप्शन सही माना जाएगा। तो जो इसका पहला वाला होगा कि पुनर्जन्म नहीं होता, तो हम इसको गलत कर देंगे, क्योंकि वो पुनर्जन्म में विश्वास करेंगे किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। ये याद रख लेना अब कि पुनर्जन्म में विश्वास है, लेकिन किसके आधार पर? कर्म के आधार पर, ठीक है। और आत्मा की सत्ता को ये नहीं मानते। तो ए जो होगा 15वें का, वो आपका होगा गलत। और अ, जो दूसरा वाला है, आत्मा की सत्ता को नहीं मानते थे, ये सही होगा, ठीक है। अब इसको ध्यान रखना, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए 15 में, ठीक है ना। इसका ये ऑप्शन सही माना जाएगा, जो 15वां वाला है। अच्छा, देखो सारे ऑप्शन सही हैं, कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, ठीक है। एक में केवल कंफ्यूजन हो सकती है, जो वो वाला था, एक आत्मा वाला और था 17वें वाले में, क्योंकि उसमें टाइपिंग ही एरर है क्वेश्चन की, तो उसमें एक दिक्कत हो सकती है। नहीं तो बाकी सारे क्वेश्चन आपके सही थे, है ना। तुम लोग को सारे क्वेश्चन में दिक्कत है। आंसर की, अच्छा एक बात समझो जरा, हमने जो आंसर की दिया है आपको, आंसर की दिया है ना आपको, जो महात्मा बुद्ध और जो जैन वाला पीडीएफ है, उस आंसर की को जरा चेक करना। ये पूरा पेपर वहीं से है। और अगर फिर कोई दिक्कत हो तो बताना हमें। आपके स्टडी मटेरियल में अपलोड किया हुआ है आंसर की हमने, बौद्ध और जैन धर्म वाला। तो वो सारे क्वेश्चन का आंसर की वहां से मिलाना। उसमें अगर कोई डाउट आएगा तो बताना। उसमें अलग आंसर है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक एक आध कोई क्वेश्चन होगा तो हो सकता है, जैसे ये वाला होगा महात्मा बुद्ध वाला, ये जो पुनर्जन्म वाला है, बस ये इसमें एक दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और एक हो सकता है जिसमें एक और आत्मा वाला क्वेश्चन है, वो शायद एक और कोई क्वेश्चन है जिसमें आत्मा का इनका मानने का रिस्पेक्ट ही अलग था, है ना। बता देते हैं कौन सा है वो। अ, एक तो देखो ये वाला क्वेश्चन था जो आपका 15वां वाला, तो 15वां वाला क्लियर हो गया होगा सबको कि पुनर्जन्म वाला कैसे है। पुनर्जन्म नहीं होता है, ये कर्म के आधार पे है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है इन्होंने, तो कुछ लिखा नहीं है तो इसका मतलब ये गलत माना जाएगा, क्योंकि पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ठीक है। तो 15 वाला तो क्लियर हो गया होगा। एक और बता देते हैं जो डाउट वाला है, 18वां वाला जो क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन का बस डाउट हो सकता है। एक 18वां क्वेश्चन के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। तो पहला, वे कर्म में विश्वास करते थे, ये सही है, क्योंकि एक कर्म को ही मानते थे। 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। अब देखो जरा, ये गलत होना चाहिए। क्यों गलत होना चाहिए? क्योंकि आत्मा का शरीर में परिवर्तन नहीं मानते थे, ये कर्म का शरीर में परिवर्तन मानते थे। बट ये क्वेश्चन एक्चुअल में डायरेक्ट किसी एग्जाम में आया हुआ है और यही ऑप्शन दिए गए थे, तो ये उठा के रख दिया गया था। बट एक्चुअल में करेक्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो आत्मा का शब्द यूज किया है 18वें क्वेश्चन में, यहाँ पे इनका होना चाहिए कर्म का शरीर में परिवर्तन मानते हैं, ठीक है। तो ये एक डाउट में रहता है केवल। तीसरा था, इसमें निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, बिल्कुल करते थे। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। तो 18वें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए केवल एक और तीन, ठीक है। एक और तीन सही होना चाहिए, जो 18 नंबर क्वेश्चन है। बट जो आयोग का पेपर था उसमें जो उन्होंने दिया था, तो उन्होंने तीन को सही माना था, पहला, दूसरा और तीसरा। कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ए, वो 1 2 3, तो 18वें का ए सही किया गया है। बट ये अगर हम लॉजिकली बात करें, ठीक है, तो ये हमने अब अपने मन से क्वेश्चन बनाया नहीं था 18वां, ये सीधा उस एग्जाम का ही रखा हुआ है, ठीक है। तो अब यही चीज गड़बड़ है। देखो केवल एक ही बस डाउट होता है, ये आत्मा और कर्म वाला। तो आप समझ लेना कि एक्चुअल में ये आत्मा को नहीं मान रहे हैं, ये कर्म को मान रहे हैं। अब क्योंकि उस 18वें क्वेश्चन में कोई ऑप्शन है नहीं, बाद में आयोग ने पता नहीं क्या किया होगा, आंसर की तो उसने दिया था वही। अब क्वेश्चन को हटा दिया हो तो अलग बात है, नहीं तो उसने आंसर की वही माना था 1 2 3। तो इसलिए दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है, एक जो 15वां वाला था और एक जो आपका 18वां वाला था। ये दोनों एग्जाम के क्वेश्चन है डायरेक्ट। हो सकता है कि आगे चल के आयोग ने इस क्वेश्चन को बाहर कर दिया हो, ठीक है।
तो वो अलग बात है। तो बस इतना समझिए, इसके अलावा कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, इसके अलावा सारे सही है, ठीक है। बस केवल ये आत्मा और कर्म वाले में प्रॉब्लम है। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई है वो अजातशत्रु के समय में हुई है, ठीक है। जो द्वितीय हुई है वो कालाशोक के समय में हुई है। तृतीय जो हुई है वो अशोक में हुई है। और तो अगर प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु में हुई तो ए का 2 हो गया, और द्वितीय जो हुई है वो आपकी हुई है कालाशोक में, तो एक, तो ए का 2, बी का 3, तो बी ऑप्शन हो गया 38 का। 38 का कौन सा ऑप्शन हो गया? 38 का बी ऑप्शन हो गया। अच्छा, हम कोई और नंबर बता रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है, अभी हमारे पास वो एग्जैक्ट वाला पेपर नहीं है आपका, क्योंकि जो अपलोड हुआ होगा अब वो हम देखेंगे तब बताएंगे, तो फिर नंबर हमारा ऊपर नीचे होगा। हम शीट से बता रहे हैं ना। हाँ, तो अभी हम शीट से देख के बता रहे हैं। चलो हम उसको नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे, एग्जैक्ट जो अपलोड हुआ है आपके में। क्योंकि आपके में कितने क्वेश्चन है? 48 रहे होंगे ना? 48 क्वेश्चन अपलोड हुए ना, टोटल से 57। तो उसमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए होंगे, है ना। शीट में असल में हमने जो दिए तो 57 थे, तो उसमें से अपलोड करके कुछ क्वेश्चन हटाए गए होंगे, कुछ अपलोड हुआ होगा। तो 48 अपलोड हुए हैं, इसका मतलब क्रम बदला होगा, ठीक है। तो अब हमको वो पेपर देखना होगा जो आपका अपलोड हुआ है, ठीक है ना। अब हमको वो पेपर देखना होगा जो आपके टेस्ट पेपर में अपलोड हुआ होगा। चलो इसको हम नेक्स्ट से डिस्कस कर लेंगे, देख करके कि कौन सा क्वेश्चन अपलोड हुआ है। अरे टेस्ट पेपर अब हम कैसे अपलोड कर दें? वो एक एक करके आता है, वो अब आपको सर से बात करनी पड़ेगी। हम अपलोड नहीं करते हैं टेस्ट पेपर, आपको सर अपलोड करते हैं, हम केवल सीट भेजते हैं। तो चलो हम नेक्स्ट टाइम आपको डिस्कस कर लेंगे, अगर कोई डाउट होगा उसमें। एक बार आप आंसर की, हो सकता है कि ऊपर नीचे नंबर हुआ होगा, इस वजह से आंसर हुए होंगे। क्योंकि जो शीट थी 15-57 क्वेश्चन की शीट थी, 48 उसमें अपलोड हुए हैं, तो हो सकता है कि ऑप्शन का जो आंसर की होगा वो एक दो इधर उधर हो गया होगा, इसलिए प्रॉब्लम हो रही होगी आप। अब हमें वो पेपर देखना होगा जो अपलोड हुआ है, ठीक है। चलो इसको छोड़ते हैं, आगे बात करते हैं। जो भी किया होगा अच्छा किया होगा आप लोगों ने, ठीक है। आई होप कि अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ हिस्ट्री को समझ में आ रही है। और जिनको नहीं आ रही है तो अपने लेवल को बढ़ाएं, है जी। और जिनको नहीं आ रहा तो ये समझ ले कि वो कहीं स्टैंड नहीं कर रहा है। जब तुम लोग पढ़ाया हुआ और जीपीपी के पेपर के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं, एक दो क्वेश्चन की बात छोड़ दे तो फिर करोगे क्या आप लोग, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें हम लोग। अभी हम लोग बात कर रहे थे एक ट्रिक की, लगभग सभी ऐड हो ही गए होंगे जितने को ऐड होना होगा। ठीक है। हसीन मसूक सा, एक ट्रिक बताया था हमने आपको, हसीन मसूक सा, ठीक है। तो हसीन मसूक सा जो है आपका, इसमें आपको देखा था कि मगध पे कौन कौन लोग शासन कर रहे हैं। तो ह से आपका था हर्यक वंश, ठीक है। सी से क्या था? शिशुनाग वंश। न से था नंद वंश। तो हसीन, ये तीन हो गए। मसुक, मौर्य, शुंग, क से कण्व, और सा से सातवाहन। तो हम ये देखते हैं कि मगध पे जो शासन हो रहा है वो 7 वंशों का शासन चल रहा है, ठीक है। इसमें से हम जो स्टार्टिंग का डिस्कस कर चुके हैं आपका, मौर्य तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब मौर्य के बाद हम लोग का शुरू हो रहा था आपका शुंग वंश, ठीक है ना। तो शुंग वंश में जो सबसे प्रतापी शासक आता है शुंग वंश, वो कौन है? पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ही वो है जो इसका संस्थापक है, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग क्या था? एक प्रकार से सेनापति था जो मौर्य के समय में। और मौर्य के समय में जब ये सेनापति थे तो इन्होंने किसकी हत्या कर दी थी? बृहद्रथ की। बृहद्रथ कौन था? जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। तो अंतिम शासक जो है, अंतिम बृहद्रथ है, और उसकी हत्या करते हैं पुष्यमित्र शुंग। इस समय क्या चल रहा था कि मौर्य साम्राज्य अपने पतन की तरफ बढ़ रहा था, ठीक है। अ, जब मौर्य का साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक वगैरह का खत्म हो जाता है, तो अब जो शासक आते हैं वो लोग बहुत मतलब स्ट्रांग नहीं रहते, और धीरे धीरे मगध कई भागों में बढ़ जाता है। जो जो उसके अंतर्गत थे सब अपने को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। आपको बताया था कि मगध बहुत बड़ा साम्राज्य था।
राजधानी जरूर पाटलिपुत्र और राजगीर से हो रही थी, लेकिन इन लोगों ने लगभग पूरे भारत को कवर कर रखा था मौर्य ने। लेकिन जैसे ये लोग खत्म होते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे सब अपने को स्वतंत्र कर देते हैं। ठीक है, उधर आपका पाकिस्तान का जो एरिया था पश्चिम, वो सब स्वतंत्र हो जाता है। इधर मगध भी कई पार्ट में टूट जाता है। आसपास का एरिया जो यूपी और बिहार का था, कलिंग अपने को स्वतंत्र घोषित कर देता है। तो लगभग लगभग सारे साम्राज्य सिंह की पकड़ छूट रही थी। और इसका कहीं ना कहीं एक रीजन था कि ये लोग थोड़ा सा धम्म की नीति पे चल रहे थे, और भी कई सारे रीजन थे। तो पुष्यमित्र शुंग जो सेनापति था मौर्य साम्राज्य में ही, बृहदत्त के, उसमें बृहदत्त जो अंतिम शासक था, तो उसने देखा कि अब ये बढ़ा नहीं पाएंगे इस तरह, क्योंकि ये इस तरह की नीति अपना रहे हैं, तो इस तरह से तो हमारा मगध साम्राज्य खत्म हो जाएगा। तो पुष्यमित्र शुंग जो उनका सेनापति था, उसने बृहदत्त की हत्या कर दी। ठीक है, और बृहदत्त की हत्या करके वो बैठ जाता है शासन सिंहासन पर। शुरुआत में ये अपनी राजधानी पाटलिपुत्र रखता है, लेकिन कुछ ही समय बाद उसको ट्रांसफर करके विदिशा पहुंच जाता है। तो विदिशा पड़ता है आपका एमपी में। तो शुरुआत में जो राजधानी देखने को मिलती है वो पाटलिपुत्र मिलती है, क्योंकि मगध पे आक्रमण किया था। लेकिन तुरंत वो शिफ्ट कर देता है विदिशा में। क्यों करता है? क्योंकि एक्चुअल में जो पुष्यमित्र शुंग है वो आपका उज्जैन क्षेत्र का है, यानी कि एमपी क्षेत्र का है वो, तो वहीं से शासन करता है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि एक ऐसा वंश जो मगध का नहीं है, या जो गैर क्षेत्रीय है, और वो उस पर शासन कर रहा है, तो आंसर है शुंग वंश। क्योंकि इसके पहले के जो भी वंश हैं वो सब उसी एरिया के हैं, मतलब मगध के ही। ठीक है, तो पहला ऐसा वंश आता है जो मगध के बाहर का है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गैर क्षेत्रीय वंश कौन सा है? शुंग वंश है। दूसरा पॉइंट, ये ब्राह्मण था। तो ये भी कह सकते हो कि पहली बार जो ब्राह्मण वंश शुरू हुआ, या ब्राह्मण ने इस पे राज करना चालू किया, वो शुंग वंशी था। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा था, राजधानी इसने विदिशा को बना लिया था। पहले पाटलिपुत्र थी, फिर शिफ्ट करके विदिशा बना लिया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, जैसे ही ये बैठता है सिंहासन पर, फिर इसका सीधा सा मतलब ये रहता है पुष्यमित्र शुंग का कि भाई हमारा साम्राज्य कमजोर हो रहा है, और अगर ये कमजोर हो रहा है तो हमको इसको बढ़ाना होगा। तो आपको पता होगा कि बढ़ाने के लिए लोग क्या करते थे उस समय अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ जब होता था तो उसी से पता चलता था कि भाई क्या करना है। घोड़े छोड़ दिया जाता था, जो पकड़ लेगा उससे युद्ध होगा, जो नहीं पकड़ेगा उससे युद्ध नहीं होगा, या वो अपने आप ही मतलब एक्सेप्ट कर लेगा। तो इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। ठीक है, अब ये अश्वमेध यज्ञ किसके सानिध्य में हुआ? तो ये अश्वमेध यज्ञ हुआ था पतंजलि के सानिध्य, जो उनके पुरोहित भी थे। ये क्वेश्चन बनता है कि पतंजलि किसके पुरोहित थे? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। और ये जानकारी कैसे मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो आगरा का एक अभिलेख मिला है, आगरा में। तो आगरा के अभिलेख से पता चल, सॉरी आगरा कह रहे, अयोध्या से। तो अयोध्या, तो क्या आगरा तो ये इनका है जो पीछे मौर्य वंश था। अयोध्या से एक अभिलेख मिला है। तो अयोध्या से जो अभिलेख मिला है उससे पता चलता है कि इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, तो ध्यान रखेगा इस पॉइंट को भी कि कैसे पता चलता है कि अश्वमेध यज्ञ किया था पुष्यमित्र शुंग ने, अयोध्या के अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, नोट्स में वैसे है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अश्वमेध यज्ञ इसने किया, फिर इसने आक्रमण कर दिया कलिंग पर। कलिंग पर जब ये आक्रमण करता है, तो क्योंकि कलिंग स्वतंत्र हो चुका था, अशोक के अधीन था, लेकिन अशोक के बाद वो अपने को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। क्यों स्वतंत्र करता है? क्योंकि खारवेल एक शासक आता है कलिंग का, बहुत प्रतापी शासक। तो जब खारवेल आ जाता है तो खारवेल अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। तो पुष्यमित्र शुंग कहता है कि भाई तुम पहले मगध में ही थे और अब तुम हमसे अलग हो रहे हो, तो ऐसा कैसे चलेगा? तो ये कहकर वो आक्रमण करता है कलिंग पर। सोचता है कि हम फिर से कलिंग को जीत लें, बट ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि खारवेल बहुत प्रतापी शासक था, और खारवेल ने हरा दिया पुष्यमित्र शुंग को। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग को किसने हरा दिया था? तो खारवेल जो कलिंग का शासक था उसने हरा दिया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये तो बात हुई कि युद्ध वगैरह विस्तार नहीं के लिए। इसी समय आक्रमण हो जाता है पुष्यमित्र शुंग के समय में ही, 2 यवन का आक्रमण होता है। ठीक है, जिनको हम लोग इंडो यूनानी भी कहते हैं। तो इंडो यूनानी जो है इनका आक्रमण हो जाता है, और दोनों का नाम क्या रहता है? तो एक का नाम रहता है डेमेट्रियस, और दूसरे का नाम रहता है मिनांडर। तो ये यूनानी थे, यवन आक्रमण बोला जाता है इंडो यूनानी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुष्यमित्र शुंग के समय किन 2 कौन से 2 ऐसे लोग थे जो यवन आक्रमणकारी के रूप में भारत आए? तो एक था आपका डेमेट्रियस और दूसरा था मिनांडर। ठीक है ना? मिनांडर का ज्यादा उल्लेख इसलिए होता है क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो मिनांडर आया, लेकिन उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो क्वेश्चन बनता है कि किसने उसको बौद्ध धर्म ग्रहण करवाया? तो मिनांडर को बौद्ध धर्म ग्रहण करवाया नागसेन ने। ठीक है,
बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने उसको एक्सेप्ट करवा दिया। और इन लोगों की जो जानकारी है वो मिलती है मिलिंद पन्हों में। तो मिलिंद पन्हो जो लिखा गया है वो नागसेन के द्वारा लिखा गया है, और इसी में इन दोनों की जानकारी मिलती है कि इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया है, और जो भी उन्होंने बातचीत की होगी वही सब जानकारी। मिलिंद पन्हो कैसे याद करोगे? मेनांडर का ही दूसरा नाम मिलिंद है। असल में मिनांडर का ही दूसरा नाम मिलिंद है, तो उसी के नाम पे मिलिंद पन्हो रखा गया है। ठीक है, तो इससे याद कर सकते हो कि मिनांडर का ही दूसरा नाम मिलिंद है। तो इतनी जानकारी क्लियर हो गई सबको, ठीक है, कि दो यमन आक्रमण हुए। अब क्या हुआ कि एक होता है कि इनके समय में जो विद्वान थे, तो विद्वान बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक तो आपको पतंजलि को याद रखना है, ठीक है, महाभाष्य लिखा है इन्होंने। पाणिनि जो है अष्टाध्यायी, जातक ग्रंथ लिखे गए हैं, ठीक है ना। और मनु स्मृति जरूर याद रखिएगा, क्योंकि चीजें पूछ ली जाती हैं। तो मनु स्मृति, जातक, अष्टाध्यायी और महाभाष्य पुष्यमित्र शुंग के समय में ही लिखा गया है, ठीक है, कंप्लीट किया गया था। इसका जो लास्ट शासक है, जो शुंग वंश का लास्ट शासक है आपका कौन? देवभूति है, ठीक है। और देवभूति की हत्या होकर के फिर कण्व वंश की स्थापना पड़ेगी। उससे पहले बात कर लेते हैं, एक और शासक आता है देवभूति से, भद्र या भागवत। तो भागभद्र इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके दरबार में एक यवन राजदूत आया था, हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस जो आता है, ये क्वेश्चन बनता है कि किसके दरबार में आया था। तो हेलियोडोरस आया था आपके किसके दरबार में? भागभद्र। जो आप सबको याद नहीं रखना होता, कुछ इंपॉर्टेंट है उन्हीं को याद रखना होता है, ठीक है। और भागभद्र जब आता है इसमें, तो आता है वो हिंदू धर्म की शिक्षा लेने, सॉरी, किसकी शिक्षा लेने आता है? वो बौद्ध धर्म की। लेकिन वो शिक्षा किसकी ले लेता है? भागवत धर्म की, जो हिंदू धर्म है। तो ये भी बनता है क्वेश्चन कि कौन ऐसा है जो बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आता है लेकिन वो भागवत धर्म ग्रहण कर लेता है। तो यह है हेलियोडोरस, जो यवन राजदूत है और भागवत के दरबार में आता है। ये बहुत प्रभावित होता है, और क्योंकि भागवत धर्म विष्णु भगवान से रिलेटेड था, तो ये उनकी पूजा वगैरह करता है और एक स्तंभ का निर्माण करवाता है, जिसको गरुड़ स्तंभ बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि गरुड़ स्तंभ कहाँ पर है? तो ये आपका विदिशा एमपी में पड़ता है। और किसने इसको बनवाया था? तो हेलियोडोरस ने बनवाया था। ये मेन मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे बड़े आराम से, ठीक है। क्लियर हुआ? अब बात आती है कि इसने बौद्ध को क्यों मारा। तो आपको हमने बताया था कि ब्राह्मण वंश था, और इस समय क्या था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत चरम पे चल रहा था। आप देखते हैं कि जब वैदिक काल खत्म हो रहा था तो बौद्ध धर्म बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और वैदिक जो चीजें थी वो खत्म हो रही थी, ठीक है। तो वापस वैदिक चीजों को बढ़ाने के लिए, वैदिक यज्ञ करने के लिए, कर्मकांड करने के लिए, इन सब चीजों के लिए इसने बौद्ध लोगों को मारना शुरू कर दिया था। तो कई सारे मठों को मतलब नष्ट किया गया, ठीक है, और वैदिक धर्म को फिर से स्थापित किया गया, जिससे वैदिक कर्मकांड फिर से स्थापित हुए। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि वापस वैदिक धर्म स्थापित करने का काम किसको जाता है? तो वो पुष्यमित्र शुंग को जाता है। जो बीच में खत्म हो गया था बौद्धों के समय, तो वो वापस शुरू हो जाता है, ठीक है। एक दूसरा रीजन है कि जो यवन आक्रमण हुए थे, मिनांडर और डेमेट्रियस वगैरह के, तो इन लोगों ने अपना वेश बदल के बौद्ध भिक्षुओं का रख लिया था, और ये बौद्ध भिक्षु के रूप में ही उनके मठों में रहने लग गए थे, और वहीं से ये आक्रमण करने लगते थे। तो अब पहचानना बहुत मुश्किल हो गया था कि कौन यवन आक्रमण है और कौन बौद्ध भिक्षु है। तो ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से मठों पे आक्रमण किया गया, ठीक है। तो केवल एक रीजन नहीं है कि वो केवल बौद्धों से दुश्मनी रखते थे इसलिए मार दिए थे। इसका दूसरा पहलू ये भी है। क्यों ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इससे पता चलता है कि इन्होंने सांची और भरहुत के स्तूप को पुनर्निर्माण करवाया था। अब अगर ये बौद्धों को बिल्कुल दुश्मनी ही रखते होते तो बौद्ध जो मठ थे और जो स्तूप था उसको कभी पुनर्निर्माण नहीं करते और उसको भी नष्ट कर दिए होते। लेकिन उन्होंने सांची को पुनर्निर्माण किया, अच्छा जो चीजें थी उसको लगाई, उसमें तांबे का प्रयोग करवा के खिड़की बनवाई, भरहुत को बहुत अच्छा बनवाया, पत्थर की उन्होंने खिड़कियां लगवाई। तो एक रीजन नहीं दिया जा सकता। इसका दूसरा रीजन ये भी आपको समझना होगा कि असल में यवन आक्रमणकारी वगैरह जो थे, तो वो सीधा जीत नहीं सकते थे कुछ मित्र से। तो उन लोगों ने क्या किया था कि असल में वेश बदल के बौद्ध भिक्षु के रूप में रहने लग गए थे। तो इस वजह से भी आक्रमण किया गया था आपके बौद्ध मठों पर। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है उनको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को क्यों मारा था, ठीक है। तो ये इस चीजें से आपको समझनी है। हिस्ट्री में अगर देखोगे तो कहा जाता है कि लगभग 84,000 मठों को इन्होंने खत्म किया था, जो बहुत बड़ी अतिशयोक्ति है। तो ये कुछ चीजें बढ़ा चढ़ा के लिखी जाती हैं। तो अब इतना तो नहीं हुआ होगा, हाँ, कुछ मठों को उन्होंने नष्ट करवाया था, ठीक है। और प्रतापी शासक था, इसमें कोई दो राय नहीं थी अपने समय का। तो शुंग वंश क्लियर हुआ सबको? शुंग वंश क्लियर हो गया सभी को? कोई दिक्कत? अब समझ में आ गया होगा, मेन मेन पॉइंट क्लियर हो गया।
आपको मेन पॉइंट याद रखने हैं। अच्छा, दूसरी बात, 2 पुस्तक हैं। अब आपको दोनों पुस्तक के हम नाम बता देते हैं। एक, आपको अगर थ्योरी पढ़नी है, सुनिए, थ्योरी अगर पढ़नी है तो आप लोग लीजिए महेश बर्नवाल की। हमारी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो आप पुस्तक लीजिए महेश बर्नवाल की। तीनों हिस्ट्री की वो कॉमन आती है, उसमें अलग अलग नहीं है। तो इससे आपका एक और चीज बच जाएगा, क्योंकि बाकी पुस्तक जो लेते हो तो उसमें आपको मिडिवल अलग लेनी पड़ती है, आधुनिक अलग लेनी पड़ती है। तो महेश बर्नवाल जो है उसमें तीनों एक साथ है और वो थ्योरी की पुस्तक है। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन लगाने हैं तो आप लीजिए किरण पब्लिकेशन की। 2 पुस्तक हैं। अब कैसे पढ़ना है वो आपके ऊपर है। अगर आपको थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू रिस्पेक्ट से देखना है तो वो आप महेश बर्नवाल की पुस्तक लेंगे, और अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो वो आप किरण पब्लिकेशन से लेंगे। 2 मेन है आपके लिए, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। इसके ऊपर जाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर आप फिर स्टेट लेवल पे चले जाएंगे। ठीक है। तो आप अगर घटना चक्र पढ़ते हो या दूसरी सतीश चंद्रा पढ़ते हो, है ना, बहुत सारी पुस्तकें हैं, क्रॉनिकल पढ़ते हो कुछ अलग अलग, तो सब स्टेट लेवल की हैं, तो वो आपके लिए बेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें लेवल थोड़ा हाई होगा। ठीक है। तो अपने लेवल से अगर देखोगे तो थ्योरी के लिए आपकी महेश बर्नवाल रहेगी, और जो क्वेश्चंस के लिए है वो किरण पब्लिकेशन। समझ में आई बात हमारी सभी को? ठीक है। पुस्तक सभी अच्छी हैं, पुस्तक कोई खराब नहीं है, लेवल का बस अंतर है। ठीक है ना। पुस्तक कोई भी खराब नहीं है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे लेवल होगा उसके हिसाब से। तो ये बात हो गई आपकी। अच्छा, दूसरी बात, अब जब शुंग वंश खत्म होगा, सर एसएससी के लिए कितना पढ़े, कह तो रहे हैं भैया महेश बर्नवाल ले लो, अब कैसे बताएं? एसएससी के लिए ही तो पुस्तक बता रहे हैं, तुम लोग क्या सुनते उनते नहीं हो बिल्कुल। हम तुमको बता क्या रहे हैं, महेश बर्नवाल की पुस्तक बता रहे हैं, उसको ले लो अगर एसएससी लेवल तक सही पढ़ना है तो। तीनों उसमें है, संक्षिप्त में दिया हुआ है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, केवल उतने ही पॉइंट दिए गए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट। ठीक है। हमारे नोट्स पढ़ लो, वो तो है ही है, नोट्स अगर हमारे पढ़ लोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन पुस्तक भी रखी जाती है। ठीक है। एक पुस्तक होना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि वो एक स्टोरी के रूप में होते हैं। स्टोरी के रूप में पढ़ना एक अलग बात होती है, वन लाइनर पढ़ना एक अलग बात होती है। तो जो चीज स्टोरी के रूप में होती है वो जल्दी क्लियर होती है, एक पुस्तक रखना जरूरी होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं हम लोग इसमें। तो अब जब शुंग वंश खत्म होगा तो शुंग वंश के बाद आता है कण्व वंश। तो कण्व वंश आपका बहुत बड़ा वंश नहीं है, नॉर्मल सा है। इसमें जो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, जल्दी बताइए, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। देवभूति, ठीक है। तो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। अच्छा, देवभूति को मार देगा उसका मंत्री वासुदेव। देवभूति को कौन मार देगा? उसका मंत्री वासुदेव। तो देवभूति को उसका जो मंत्री रहता है वासुदेव, वो मार देता है, और उसको मार करके स्थापना करता है कण्व वंश की। ठीक है। कण्व वंश की राजधानी है विदिशा, और इसका अंतिम शासक है सुशर्मा। खत्म। कण्व वंश इससे ज्यादा है ही नहीं। कण्व वंश सिंपल सा है, 50-60 साल चला होगा, और कोई प्रतापी शासक था ही नहीं इसमें, कि कोई ऐसा प्रतापी शासक हो जिसको हिस्ट्री में जगह दी गई हो। इतिहास में जगह उसी को दिया जाता है जिसने कोई काम किया हो। ठीक है। या तो वो बदनाम होकर हुआ हो, या तो उसने अपना अच्छा काम किया हो, 2 ही रीजन से उसको नाम दिया जा सकता है। तो कण्व वंश में ऐसा कोई था ही नहीं जिसको हिस्ट्री में स्थान दिया जा सके। तो बस आपको इतना सा पॉइंट याद रखना है कि इसका जो संस्थापक है वो आपका वासुदेव है, जो मंत्री था, और वो देवभूति की हत्या कर देता है। जो लास्ट शासक है वो है आपका सुशर्मा, और इस और जो राजधानी है इसकी विदिशा। ये इतनी सी बात है केवल आपकी किसमें, कण्व वंश में। कण्व के बाद आपका आता है सातवाहन वंश। तो हसीन मसुक में हमने देखा, हसीन हो गया, मसुक, तो मसुक में आपका शुंग हो गया, कण्व हो गया। अब लास्ट बचता है सातवाहन। सातवाहन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सातवाहन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको। सातवाहन को, सातवाहन का एक शासक आता है सिमुक। सिमुक नाम है उसका, सिमुक। तो सिमुक हत्या कर देता है सुशर्मा का। ठीक है। सिमुक हत्या कर देगा सुशर्मा का, और सुशर्मा कौन है? कण्व वंश का अंतिम शासक है। तो सिमुक हत्या कर देगा सुशर्मा का और स्थापित करेगा सातवाहन वंश। ठीक है। अब एक बात समझिएगा, अब जो साम्राज्य शिफ्ट हो रहा है वो साम्राज्य मगध से बाहर जा रहा है।
अभी तक सब कुछ मगध के आसपास चल रहा था। अब मगध धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ेगा और सारी चीजें दक्षिण की तरफ शिफ्ट होंगी। बड़े ध्यान से सुनना, अभी हम लोग उत्तर पूर्व की तरफ चल रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें दक्षिण की तरफ शिफ्ट होनी है। मतलब अब हमारी पूरी हिस्ट्री दक्षिण भारत जाने वाली है। हम जितना चीज अभी उत्तर में देख रहे थे, अब ये चीज शिफ्ट होने वाली है धीरे धीरे। तो आगे आने वाला हम जो भी पढ़ेंगे, अब ये सब इधर पढ़ेंगे, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। अब ये पूरा पूरा दक्षिण भारत का इतिहास शुरू होने वाला है। ठीक है। तो अभी आपने देखा कि मगध से वो पाटलिपुत्र जो राजधानी तो शिफ्ट कर चुका है पश्चिम में, कहाँ ले जा चुका है, विदिशा, एमपी में। सातवाहन जब आते हैं तो इन्होंने अपनी राजधानी फिर बदल, अब इन्होंने अपनी राजधानी बदल दी है प्रतिष्ठान। ये प्रतिष्ठान पड़ता है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का जो एरिया पड़ता है, तो वैसे ये महाराष्ट्र में ही पड़ता है। तो अब ये और शिफ्ट हो गया और नीचे आ गया ये। तो अब ये जो सातवाहन आते हैं, इन लोगों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बना लिया है। तो अब ध्यान रखिएगा, अब चीजें शिफ्ट हो रही हैं, साउथ की तरफ अब बढ़ रही हैं चीजें। ठीक है। तो सातवाहन वंश आता है और इन्होंने अपनी राजधानी बना दी प्रतिष्ठान। और संस्थापक कौन था, तो सिमुक था। इतनी बातें आपको, दो बातें पहले याद रखनी है। पहला, संस्थापक कौन है, सिमुक। और दूसरा, राजधानी कौन सी बना दी है, प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान किधर पड़ रहा है आपका, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र पड़ेगा। और ये बॉर्डर समझ लो एक प्रकार से आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का। ठीक है। तो यहाँ पर ये पड़ता है आपका प्रतिष्ठान का एरिया। अब इसमें आएगा एक शासक, उस शासक का नाम याद रखना। वो शासक है गौतमी पुत्र सातकर्णी। बोलो हमारे साथ, सातवाहन का एक शासक है गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है। क्या नाम है उसका, गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं जीपीएस। क्या बोलते हैं, जीपीएस। तो जीपीएस समझ गए ना, जीपीएस, गौतमी पुत्र सातकर्णी। बहुत प्रतापी शासक है और इसके बारे में हमें ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में। तो अब हम एक छोटा सा आपको मैप दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। उस मैप को पहले देखना आप लोग। सातवाहन वंश को बड़े ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। एक तो शुंग वंश और एक ये जो बनता है आपका सातवाहन, क्योंकि इसके बाद से सारी आपकी दक्षिण में शिफ्ट हो जाएंगी चीजें। देखो ये मैप देखो जरा सभी स्टूडेंट, ये आप मैप देखो भारत का। ठीक है। ये है सातवाहन, ये सातवाहन है। ठीक है, ये सातवाहन। तो ये असल में शिफ्ट हो रहे हैं। अगर आप देखो तो मगध इधर कहीं चल रहा है, मगध ये एरिया चल रहा है, पाटलिपुत्र वाला एरिया इधर चल रहा है। ठीक है, पूरब में। उज्जैन, विदिशा इधर पड़ रहा है आपका, इस साइड विदिशा आ रहा है, उज्जैन के पास ही इस तरफ विदिशा बढ़ रहा है। ठीक है, एमपी में राजधानी शिफ्ट हो चुकी है। तो पहले मगध से जाकर के जो शुंग वंश है, शुंग वंश आपका इधर ला चुका है उसे। तो शुंग वंश उसको एमपी के साइड ले जा चुका है। ठीक है, आप लोग उसको मार्क ना करें। ठीक है, आप लोग उसको मार्क ना करें। अब क्या हुआ कि अब सातवाहन देखो तो नीचे है सातवाहन, सातवाहन ये रहा। तो सातवाहन और शिफ्ट हो चुका है, सातवाहन और नीचे आ चुका है। तो सातवाहन का जो एरिया पड़ रहा है, ये एक्चुअल में ये महाराष्ट्र का एरिया पड़ रहा है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। कलिंग नहीं है इसमें, कलिंग बाहर है। ठीक है, कलिंग बाहर है इसमें, कलिंग इसमें नहीं आ रहा। ये आपका जो एरिया पड़ रहा है ये सातवाहन है। तो ये गुजरात देख रहे हो ऊपर, ये गुजरात है। तो ये महाराष्ट्र आ रहा है, तो ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो महाराष्ट्र और जो आंध्र प्रदेश है, ये एरिया आपका कवर होता है सातवाहन में। बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना। तो सातवाहन जो साम्राज्य वो असल में पाटलिपुत्र से शिफ्ट हो चुका है वो। ठीक है, अब ये साउथ की तरफ बढ़ रहा है और साउथ की तरफ जाकर के अब हमारी हिस्ट्री पूरी साउथ में शुरू होगी। तो सातवाहन आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ छोटे छोटी चीजें यहीं पर देख लो जरा। तो सातवाहन साम्राज्य आप समझ गए, कोई बात नहीं। शुंग डायनेस्टी ये रही, शुंग जो एम्पायर था वो एमपी वाला एरिया था। तो शुंग वाला इधर था। ठीक है, एमपी वाला पूरा एरिया था, जिसमें ये पाटलिपुत्र वगैरह भी कवर होता था शुंग में। तो ये सब कवर होता था। तो शुंग यहाँ था, सातवाहन और नीचे चला गया। ठीक है, तो इतनी बात करते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कुषाण वगैरह इधर आता है आपका, कुषाण ऊपर है, देखो कुषाण वंश ऊपर आ रहा है। ठीक है, और धीरे धीरे हम बात करेंगे। तो अभी आपके उस सातवाहन की बात कर लो, तो सातवाहन आपको समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, समझ में आया सातवाहन कहाँ शिफ्ट हो चुका है। तो सातवाहन असल में अब महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में शिफ्ट हो चुका है। तो राजधानी भी ये उसको बदल चुके हैं, राजस्थान राजधानी ये लोग प्रतिष्ठान बना चुके हैं।
जो आपका ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर लाइन समझ लो, जहाँ ये पड़ता है पाकिस्तान। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें आता है गौतमीपुत्र सातकर्णी, जीपीएस। ठीक है, जीपीएस आता है। तो जीपीएस क्या करता है, एक युद्ध करता है। जीपीएस एक्चुअल में डायरेक्ट वो नहीं करता, एक दूसरा आता है जिसको बोलते हैं, हम इसमें मैप नहीं दिखाते हैं, थोड़ा सा देखना, इसमें मैप से ज्यादा क्लियर होगा। ये सातवाहन में कौन है, जीपीएस है। ठीक है, सातवाहन में कौन यहाँ रूल कर रहा है, जीपीएस कर रहा है, गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है ना। कुछ शासक थे, शक शासक, शक शासक, ये शक शासक बाहर से आए, विदेशी आक्रमण था ये, आगे बताएंगे अभी। तो शक जो थे ये विदेशी थे। इस समय शकों ने आक्रमण कर रखा था। ठीक है, सातवाहन का जब साम्राज्य चल रहा है तो इस समय शक शासक आए थे, और शक की 5 शाखाएं थी, शक की 5 शाखाएं थी। ठीक है, तो ये लोग बाहर से आए थे, इधर मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, तो मध्य एशिया से लोग आए थे, बाहर से, भारत के बाहर से आए थे। तो शक इस समय आक्रमण कर चुके हैं, और ये लोग कई जगह बस चुके हैं। ये पाकिस्तान में ये लोग कंधार, तक्षशिला, ठीक है, भारत में आओगे तो मथुरा, उज्जैन और नासिक। तो नासिक भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है आपका, तो नासिक, उज्जैन और मथुरा, तो ये भारत में 3 जगह पड़ता है। तो 3 जगह आपका शकों ने आक्रमण कर रखा था। ठीक है, समझ जाना, इसको बड़े ध्यान से सुनना। तो नासिक में एक शासक था, नहपान, नहपान। ठीक है, नासिक में एक शासक था, नहपान। कौन था स्टूडेंट, नहपान। तो एक शासक है नहपान, ये नहपान है शक शासक, नासिक एरिया एरिया में। ठीक है, तो इसने आक्रमण कर दिया जीपीएस पर, सातवाहन के साम्राज्य। पेन नहीं चलाओ भाई, एकदम बेवकूफ हो क्या तुम लोग, समझ में नहीं आती बातें बिल्कुल भी। तो अब ये जो नहपान है, ये नहपान आक्रमण कर देता है सातवाहन पे, जीपीएस से। ठीक है, तो जीपीएस पे आक्रमण कर देता है, नासिक पे शक शासक रहता है, जीपीएस इसको हरा देता है, जीपीएस इसको हरा देता है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन बनता है कि किस शक शासक ने गौतमी को साथ करने पे आक्रमण किया था। तो आंसर है नहपान ने किया था। जीता कौन था, जीपीएस जीता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जीपीएस से याद रखा जाता है कि जीपीएस ने किस शासक को हराया था, तो नहपान को हराया था। ठीक है, हमारी बात ये आपको याद रखनी है। क्लियर। अच्छा, एक दूसरा शासक होता है, एक दूसरा शासक होता है इसी में शक में, जिसको बोलते हैं वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी, बीपीपी, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुवापी। ये अभी आपको नोट्स में नाम दिख जाएगा, तो पढ़ लेना। वशिष्ठी पुत्र पल्लू मावी, ऐसे है नाम, पुल्लू मावी, वशिष्ठी पुत्र पुल्लू मावी। ठीक है, तो वशिष्ठी पुत्र पुल्लू मावी एक शासक होता है, ये भी सातवाहन का ही रहता है। ठीक है, तो एक नाम बताया हमने, जीपीएस। जीपीएस का युद्ध किससे हुआ, नापान से, नापान को हरा दिया इसने। ठीक है, अच्छा, और दूसरा युद्ध होता है बीपीपी, वशिष्ठी पुत्र पुल्लू मावी से, ये भी सातवाहन साम्राज्य का है। इसने आक्रमण कर दिया था एक दूसरे शासक के, जो है रुद्रदामन। आपने इसका नाम सुना होगा, रुद्रदामन का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रुद्रदामन। तो रुद्रदामन, लेकिन ये बहुत प्रतापी शासक था, सख्त शासक था, लेकिन ये प्रतापी बहुत था। ठीक है, उज्जैन में शासन कर रहा था उस समय। तो रुद्रदामन था, रुद्रदामन प्रतापी था, तो बीपीपी इसको युद्ध करने चला गया। रुद्रदामन ने इसको बुरी तरीके से हरा दिया, वशिष्ठिपुत्र पुल्ली नाम मामी। तो ध्यान रखिएगा 2 पॉइंट। पहला, जीपीएस जो सातवाहन का है, इसने हरा दिया है नहपान को, जो सख्त शासक है। लेकिन एक दूसरा सख्त शासक है रुद्रदामन, जिसने इसके बीपीपी को हरा दिया है सातवाहन के साम्राज्य। यही 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखने हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, जीपीएस से और बीपीपी से। तो इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 शासक जिसके नाम याद रखने सातवाहन में, पहला जीपीएस, गौतमीपुत्र सातकर्णी, और दूसरा नाम आपको याद रखना है बीपीपी, वशिष्ठिपुत्र पुल्लुमावी। ठीक है, जीपीएस का युद्ध होता है किससे, नहपान से। नहपान हार जाता है, जीपीएस जीत जाता है। लेकिन जब बीपीपी का युद्ध होता है,
वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी का, किससे? रुद्रदामन से। तो रुद्रदामन उसको हरा देता है। रुद्रदामन बहुत प्रतापी शासक था और इसका हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है रुद्रदामन का। आपने ध्यान दिया होगा, एक अभिलेख का नाम आता है जूनागढ़ अभिलेख, ये पीछे भी रिपीट हुआ है मौर्य काल में। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बहुत ज्यादा फेमस है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, क्यों फेमस हम याद दिला देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील बनवाई थी आपके गुजरात के क्षेत्र में, ठीक है, और उसका पुनर्निर्माण करवाया है रुद्रदामन ने। उसी की जानकारी उसने दिया अपने अभिलेख में, जो रुद्रदामन में दिया हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन बनता है कि जूनागढ़, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें क्या पता चलता है। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख जो गुजरात में है, सौराष्ट्र एरिया में गिरनार की पहाड़ियां पड़ती हैं, तो ये वहां पर है। तो जूनागढ़ अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि असल में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था और मैं रुद्रदामन उसका पुनर्निर्माण करवा रहा हूँ। ठीक है, ये उसमें मिलता है। तो रुद्रदामन काफी प्रतापी शासक था अपने समय का। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है सातवाहन में। ठीक है, माइंड में बैठा लेना जो याद रखने हैं, क्वेश्चन पॉइंट अभी से जो याद रखना होता है। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामंती प्रथा किसने शुरू की थी। सामंती प्रथा किसने शुरू की थी? तो सामंती प्रथा शुरू की है सातवाहन ने। जो हम पॉइंट बोल रहे हैं वो अपने माइंड में याद रखना है। ठीक है, सुनता ध्यान से सुनना। सामंती प्रथा किसने शुरू की थी? तो सातवाहन ने शुरू की थी। लेकिन इसको सबसे बड़े लेवल पे किसने फैलाया था? तो गुप्त शासकों ने फैलाया था। 2 अलग अलग पॉइंट है। शुरू किसने किया है? सातवाहन ने। बड़े लेवल पे किसने फैलाया है? गुप्त वंश ने। सामंती व्यवस्था क्या होती है उसको समझ लो जरा। सामंती व्यवस्था में क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय का अगर समझोगे, देखो इसीलिए कनेक्ट है, इसीलिए हमने स्टार्टिंग से पढ़ाया, जिससे चीजें बने। अगर आप नहीं होते तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा पीछे का, नहीं तो चीजें भूलती चली जाएंगी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन चल रहा है मौर्य वंश का, वो शासन केंद्रीय शासन है। केंद्रीय मतलब उसमें अधिकारियों की नियुक्ति है, सेंट्रल से चल रहा है। वो पाटलिपुत्र से कंट्रोल हो रहा है। पूरे भारत में शासन है लेकिन वो एक जगह से कंट्रोल हो रहा है। जैसे भारत है तो भारत की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में हमारे केंद्र में सब लोग बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब। तो भले आपके राज्य में अलग अलग सीएम वगैरह है, लेकिन एक केंद्रीय शासन है जो दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए सब कंट्रोल में है। ऐसा ही शासन चंद्रगुप्त मौर्य के समय था। तो सामंती व्यवस्था नहीं थी, वो केंद्रीकृत शासन था। सामंती व्यवस्था में क्या होता, उसमें क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य लोग वेतन देते थे। वेतन मतलब वो लोग जैसे अधिकारी थे सबको, तो वेतन की प्रथा थी, वेतन वगैरह देते थे। जो भी उस समय सिक्का वगैरह चलता था वो देते थे। सातवाहनों ने सामंती प्रथा शुरू की, तो इन लोगों ने वेतन देना बंद किया। वेतन की जगह ये लोग भूमि देने लगे, भूमि दान करने लगे। अब जैसे मान लो मैं सेनापति हूँ और मुझे मंथली पैसा चाहिए, तो अब सातवाहन उनको पैसा नहीं दे रहे थे। अब वो उसको कोई 40,000 सिक्का या 50,000 सिक्का नहीं देंगे, वो उसको भूमि दे देते थे। कह देते थे कि ये वाला गांव तुम्हारा। तो अब जो अधिकारी होते थे उनको भूमि देने की प्रथा शुरू हो गई। यही है सामंती प्रथा। तो इनके जो अधिकारी वगैरह थे और जो लोग थे, ब्राह्मण थे या जो भी थे, इनको ये लोग भूमि दान देने लग गए। ठीक है, भूमि दान देने लग गए। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं, भूमि दान देने की प्रथा किसने शुरू की है? सातवाहन ने। सामंती प्रथा किसने शुरू कर दी है? सातवाहन ने। ठीक है, तो इनके जो सामंत हैं, जो अधिकारी हैं, बड़े लोग हैं, है ना, अब ये लोग बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। क्यों शक्तिशाली हो जाएंगे आप समझिएगा हमारी बात। इसीलिए कहा जाता है कि जिसको वेतन दिया जाता है, जो नौकरी कर रहा है वो नौकर है। जो नौकरी कर रहा है वो नौकर है, वो गुलाम है। किसी न किसी प्रकार से वो अपने मालिक का गुलाम है, अगर वो नौकरी कर रहा है तो। क्यों? क्योंकि उसको वेतन मिल रहा है। ठीक है, अब होता क्या था कि सामंत जो हो गए थे, जो अधिकारी हो गए थे, अब उनको वेतन मिलता नहीं था, उनको जमीन दे दी जाती थी, तो पूरे जमीन का अधिकारी वो सामंत हो जाता था। हमने आपको एक गांव दे दिया और हमने कह दिया कि इस गांव पे आपका अधिकार है, आपको जो करना है आप करिए। तो अब वो लोग क्या करते थे, उससे जो भी उपज होती थी, जो भी खेती होती थी, उस सब पर अधिकार उन सामंतों का हो जाता था, उन अधिकारियों का हो जाता था, जिसके अंडर में होता था, उन ब्राह्मणों का हो जाता था, उन पुरोहितों का हो जाता था, जिसको जमीन। अब इस जमीन पे अधिकार शासक का नहीं होता था। तो जो राजा है उसका अधिकार उस जमीन पे अब नहीं रह गया, जो भूमि उसने दान में दे दी। अब वो राजा उससे कर भी नहीं ले सकता था, उस कर को लेता था जिसका अधिकार होता था उस पर। तो सामंत बहुत शक्तिशाली होते चले गए, समझिएगा बात। अब सीधे सीधे ये लोग मालिक बन रहे हैं और राजा कमजोर हो रहा है। राजा क्यों कमजोर हो रहा है? क्योंकि वो भूमि देता जा रहा है, तो उसकी भूमि बहुत तेजी से घट रही है।
जो मौर्य साम्राज्य में इतना बड़ा साम्राज्य इन लोगों ने खड़ा कर रखा था, सातवाहन के समय में भूमि दान देने की शुरू हो गई प्रथा। भूमि देते गए तो जो राजा है इस समय के, उनकी भूमि घटती जा रही है, जबकि इनके अधिकारियों की, ब्राह्मणों की, पुरोहितों की भूमि बढ़ती जा रही है। सामंत बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं और यही इनके पतन का कारण बनेगा। अब पूरा अधिकार सामंतों के अधिकार में आ जाएगा, सामंत जो चाहेंगे वो करेंगे। अगर सामंत मिल जाएंगे आपस में अधिकारी, तो वो कहेंगे मुझे इस राजा को हटाना है, वो उस राजा को हटा देंगे, मार देंगे, और फिर कोई सामंत उससे बन जाएगा। और यही हाल होगा गुप्त वंश का। गुप्त वंश सामंत हैं, ये लोग कोई शासक नहीं थे, ये लोग सामंत थे, जो धीरे धीरे स्ट्रांग हो गए। और इन्होंने मौर्य के बाद एक बहुत स्ट्रांग साम्राज्य गुप्त ही साम्राज्य आता है, जो मौर्य के बाद देखने को मिला है। तो गुप्त ही वो सामंत लोग थे जो मतलब आगे चल करके स्थापित करेंगे। तो इस प्रथा शुरू हो गई थी सातवाहन के समय से ही, लेकिन ये जा करके देखने को मिलेगा गुप्तों में। तो यही क्वेश्चन आता है कि भूमि दान देने की प्रथा सातवाहन में शुरू हुई थी, लेकिन इस विस्तृत रूप किसमें देखने को मिला है? गुप्तों के समय में मिला है। ठीक है। और सामंती प्रथा कहाँ से शुरू हो गई है? वो भी आपके यहीं से शुरू हुई है, लेकिन पूरा कब होगा? गुप्त में। गुप्त के भी पतन का कारण यही बनेगा, गुप्त साम्राज्य के भी पतन का कारण यही बनेगा, क्योंकि ये लोग भी सामंती प्रथा को खत्म नहीं किए, इन लोगों ने भी सामंती प्रथा को बढ़ाया। तो यही उनके पतन का कारण, एक रीजन ये भी आएगा आगे चल करके। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, सामंती प्रथा और भूमिदान, बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसने स्टार्ट किया था? सातवाहनों ने। अब दूसरी बात आते हैं, सातवाहनों ने सिक्के जारी किए थे, चांदी के सिक्के जारी किए, तांबे के सिक्के जारी किए और शीशे के सिक्के जारी किए। अब क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे साम्राज्य के लोग थे जिन्होंने सिक्के के सिक्के सबसे पहले चालू की? तो सिक्के के चालू करने का श्रेय सातवाहनों को जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा हिंद यमन शासक था, इंडो यूनानी, अगर विदेशी शासक की बात होगी, तो स्ट्रेटो टू नाम का एक हिंद यमन था जिसने शीशे का सिक्का जारी किया था सबसे पहले, लेकिन वो विदेशी था। तो अगर विदेशी के नाम से आता है कि विदेशी या यमन में किसने किया था, तो स्ट्रेटो टू नोट्स में नाम है इसका, स्ट्रेटो टू। लेकिन ये बहुत कम नाम ही आता है, वो ज्यादातर भारत का ही पूछते हैं कि किस वंश में या किस शासनकाल में सिक्के के सिक्के जारी हुए थे। तो आपको सातवाहन याद रखना, यही हमारा ऑब्जेक्टिव ज्यादा बनता है। बट हमने पीछे का ही बता दिया है, कभी अगर पूछ लिया तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटो नाम का एक आक्रमणकारी था जिसने अपने कुछ सिक्के शीशे के सिक्के जारी किए थे। बट आपको सातवाहन याद रखना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव ज्यादा बनता है। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई सबको? कुछ मेन मेन पॉइंट हमने बताया। पहला सुनिएगा, सातवाहन वंश, और अगर बने तो आंसर भी देते जाइएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो हम केवल बताएंगे आपको। ठीक है, पहला ध्यान से सुनिए, सातवाहन में क्या था? सातवाहन का संस्थापक कौन था? तिमुक। तिमुक ने किसकी हत्या कर दी थी? सुशर्मा की। सुशर्मा कौन था? कण्व वंश का था, अंतिम शासक था, तो उसकी हत्या करके इसे सातवाहन वंश बनाया। ठीक, वेरी गुड। राजधानी कहाँ थी? राजधानी प्रतिष्ठान। ठीक है, इनका पूरा एरिया कौन था सातवाहन का? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इसलिए कभी कभी आंध्र सातवाहन आता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आंध्र सातवाहन कभी कभी नाम लिख के आता है, तो आंध्र सातवाहन का मतलब था आंध्र प्रदेश के सातवाहन। तो क्योंकि इनका एरिया ही महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश था, तो इसलिए आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इतनी बात हुई। इसका सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? जीपीएस हुआ। गौतमीपुत्र सातकर्णी हुआ। ठीक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी पर किसने आक्रमण कर दिया था? नहपान ने कर दिया था। कौन जीता? गौतमीपुत्र सातकर्णी जीता, नहपान हार गया। लेकिन इसी का दूसरा शासक होता है कौन? बीपीपी, वशिष्ठपुत्र पुल्लुमावी। किस पर आक्रमण कर दिया? रुद्रदामन पर। क्या, कौन जीता? रुद्रदामन जीता। रुद्रदामन ने कौन सा अभिलेख बनवाया? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। क्या जानकारी मिलती है? सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके निर्माण किसने किया था? पुनर्निर्माण, और रुद्रदामन का जो शासनकाल है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा विशेषता बताते हैं, सातवाहन की विशेषता क्या थी? इन्होंने सामंती प्रथा चालू की। दूसरा क्या था? इन्होंने भूमि दान देने की प्रथा चालू की। तीसरा क्या था? इन्होंने शीशे के सिक्के जारी करने शुरू कर दिए। ठीक है, सबसे मेन मेन पॉइंट यही था। एक शासक हुआ था इसमें, हाल। हाल नाम का था, हाल, HAL, हाल समझ सकते हो, हाल। हाल बहुत लड़ाई झगड़े वाला नहीं था, इसलिए उसको बहुत ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता। वो थोड़ा सा संगीत में रुचि रखता था, विद्वान टाइप का था। तो जो थोड़े विद्वान टाइप के लोग हो जाते हैं, वो लोग मार काट से बचते हैं। ठीक है ना? तो हाल एक ऐसा था जिसको विद्वान शासक माना जाता है आपके सातवाहन तक। तो अब अगर ये विद्वान माना जाएगा, तो इसके समय में कौन मिलेगा आपको? इसके समय में मिलेगा विद्वान में एक आता है गुणाढ़ नाम का। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसके शासनकाल में गुणाढ़ विद्वान था, तो वो हाल के दरबार में था, हाल।
ठीक है, ये लड़ाई झगड़े से दूर रहता था, थोड़ा सा ये चीजें अलग रखता था, तो गुणाढ़ नाम का विद्वान इसी के उसमें था। बस इतने इंपॉर्टेंट है हाल के लिए, क्योंकि युद्ध वुद्ध कुछ हुआ नहीं तो उसके लिए कुछ पूछा नहीं जाता। ठीक है, इतनी बातें हमारी क्लियर हो गई सातवाहन के लिए। यही सबसे इंपॉर्टेंट है सातवाहन के लिए, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अब हम आपको वो नोट्स दिखा देते हैं, कुछ पॉइंट उसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हम लोग की चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा सभी। सातवाहन, ठीक है, चलिए देखिए जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट सभी। सबसे पहले हमने किसकी बात की, आपके सातवाहन की बात कर ली। ठीक है, ये वाला नोट नहीं, ये तो आपका डिटेल वाला है, शॉर्ट वाला देते हैं। सातवाहन, ये भी वही है। कल हमने शायद शेयर किया था आप लोग को ना, दो डायग्राम वाले शेयर किए थे ना, एक सातवाहन वाला शायद उस पर शेयर किया था व्हाट्सएप पर, और एक हमने शायद वो भी शेयर किया था, है ना, दोनों जो व्हाट्सएप पे शेयर किए थे, जो डायग्राम वाला था, मैप वाला। अच्छा हाँ, ये वाला, हाँ ये वाला है, ठीक है, ये वाला शेयर किया था। ठीक है ना, देखो जरा इसको ध्यान से, ये सातवाहन, ठीक है ना, तो किससे जानकारी मिलती है, मत्स्य पुराण से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मत्स्य पुराण से जानकारी मिलती है। शासनकाल इसका देख लो, 8 ईसा पूर्व से लगभग 240 ईस्वी तक है, तो काफी लंबा शासनकाल चला है सातवाहन का, है ना। संस्थापक कौन है, सिमुख है, संस्थापक कौन है, सिमुख है। हत्या किसकी कर दी थी, सुशर्मा की कर दी थी, ठीक है ना। क्या प्रथा शुरू की थी इसने, भूमि दान देने की, और क्या सिक्के जारी किए थे, चांदा तांबे और शीशे के सिक्के जारी किए थे। राजधानी इनकी कौन सी थी, प्रतिष्ठान थी, ठीक है। ये भूमि दान देने की प्रथा, ये किससे पता चलता है, तो नाना घाट अभिलेख है, इससे पता चलता है, महाराष्ट्र का नाना घाट अभिलेख। छोटे छोटे पॉइंट है, याद रखने हैं ये, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा समाज मात्र सत्तात्मक था, देखिए मात्र सत्तात्मक समाज सातवाहन ही था। अब ध्यान से देखिएगा, आप देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, यही एक समाज था जिसमें मात्र सत्तात्मक देखने को मिला था पीछे, नहीं तो चाहे मौर्य काल हो और आगे चल करके सब चित्र सत्तात्मक है, लेकिन सातवाहन जो है वो मात्र सत्तात्मक है, ठीक है। लेकिन शासन फीमेल का नहीं होगा, मात्र सत्तात्मक जरूर है, लेकिन शासक जो बनेगा वो पुरुष ही बनेगा, ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखना है कि शासक महिला नहीं बनेगी, शासक हमेशा पुरुष ही बनेगा, लेकिन माता के नाम पर इनका जुड़ेगा। जैसे सातकर्णी, एक्चुअल में सातकर्णी शासक है, और ये जो गौतमी है ये इसकी माता का नाम है, तो इस वंश के जो शासक हैं वो अपनी माता का नाम पहले लगाते हैं, बस इसलिए कहा जाता है ये मात्र सत्तात्मक है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में जो शासक है वो सातकर्णी है, लेकिन उसकी माता का नाम था गौतमी, तो इसलिए लिखा जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी, ध्यान रखिएगा, तो भूलना मत इस चीज को, ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी का युद्ध किससे होता है, नाहपान से होता है, ठीक है ना, नाहपान हार गया था सच्चा सच, है ना। किससे पता चलता है हमें, तो एक अभिलेख है या एक सिक्का जारी हुआ था, एक सिक्का जारी किया गया था, उस सिक्के जो जहां से मिला है उसका नाम है जोगल थंभी। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ लेना, जोगल थंभी, ये महाराष्ट्र में है, और यहाँ पर सिक्के मिले हैं, तो सिक्के पे इन लोगों के चित्र बने हुए थे, और मतलब गौतमीपुत्र सातकर्णी का भी चित्र बना हुआ है और नहपान का भी बना हुआ है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी भाला लिए हुए है एक तरफ, और दूसरी तरफ दिखाया गया है कि जो नाहपान है वो घुटनों के बल बैठा हुआ है, ठीक है, उस सिक्के पर। तो इससे पता चलता है कि जीपीएस उसको मार रहा है, और जो नाहपान है वो मतलब हार चुका है, तो ये इस सिक्के से पता चलता है, जोगल थंबी से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी के 3 अभिलेख मिलते हैं, ठीक है, 2 अभिलेख इसके नासिक से मिलते हैं और एक अभिलेख कार्ले से मिलता है, ये याद करना है आपको सीधा सीधा, ठीक है, कि 3 अभिलेख मिलते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जीपीएस का जो अभिलेख है वो किस भाषा में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा। देखिए ये कभी भूलना मत स्टूडेंट, अभिलेख की जो भाषाएं हैं ये हमेशा याद रखना है, चाहे जहां पर भी आए। हम आपको एक पॉइंट बता देते हैं, चाहे वो अशोक हो, चाहे आगे चलकर कोई भी आए, आपको ये याद रखने हैं कि कौन सा अभिलेख कैसे था, प्राकृत भाषा थी, ब्राह्मी लिपि थी, खरोष्ठी लिपि थी, ये सब याद रखने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं,
तो गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो अभिलेख है वो आपका ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में है। बात समझ में आई सबको? ध्यान रखिएगा। तो इतनी बातें हमारी यहाँ पर थी। ये दूसरा शासक जो वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी है, इसका युद्ध हमने बता दिया रुद्रदामन से। रुद्रदामन जीत गया था, इसने वो आपका जूनागढ़ अभिलेख बनवाया था, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। इसको एक नाम दिया गया है दक्षिणापथेश्वर, ये भी याद रख सकते हो कि दक्षिणापथेश्वर किसको कहा गया है? वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमावी को कहा गया है। हाल बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं है, हाल आपका एक शासक था इसमें, बस इसको ध्यान रखिएगा कि इसके उसमें विद्वान थे गुणाढ़ और सर्ववर्मन, बस इतना इंपॉर्टेंट है ना? गुणाढ़ और सर्ववर्मन दो चीज। अंतिम शासक कौन है इसका? यज्ञश्री सातकर्णी, ये तो इंपॉर्टेंट ही है कि सबसे अंतिम शासक कौन है? यज्ञश्री सातकर्णी। बात क्लियर हो गई सबको स्टूडेंट? ठीक है, यज्ञश्री सातकर्णी का अंतिम शासक है। तो सातवाहन वंश ये रहता है पूरा का पूरा। यज्ञश्री सातकर्णी का जब हत्या होगी तो उसके बाद ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो इतनी बातें हमने कर ली। एक छोटा सा वंश और है, चेदी वंश, इसके बारे में भी देख लो आप, है ना? ये ट्रिक में आपकी नहीं है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा देख लो चेदी वंश के बारे में। चेदी वंश का एक ही प्रतापी शासक हुआ है, खारवेल। खारवेल, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। खारवेल ने एक अभिलेख बनवाया था, हाथी गुम्फा अभिलेख। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? खारवेल जो कलिंग का शासक है और इसने एक अभिलेख बनवाया है, हाथी गुम्फा अभिलेख। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, समझ गए? और बाकी अपना डिस्क्रिप्टिव में पढ़ लेना, है ना? वंश का संस्थापक कौन है? चेदी वंश का महामेघवान है, महामेघवान। बस इससे ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। तो चेदी वंश का जो संस्थापक है वो महामेघवान है, लेकिन इसका प्रतापी सम्राट कौन है? खारवेल है। खारवेल ने क्या बनवाया था? हाथी गुम्फा अभिलेख। चेदी वंश से जब भी पूछा जाता है, आज तक का जो भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही पूछा गया है, हाथी गुम्फा वाला, ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है और खारवेल का नाम बार बार आता है, ठीक है ना? आपको बता दें कि खारवेल ने किसको हराया था, आपको अगर बताइए सुंग वंश में कौन था? सुंग वंश में कौन था जिसको खारवेल ने हरा दिया था? जल्दी आंसर दीजिए। सुंग वंश में कौन सा शासक था जिसको खारवेल ने हरा दिया था? सुंग वंश में कौन सा शासक था जिसको खारवेल ने हरा दिया था? सुंग वंश में कौन था जिसको खारवेल ने हरा दिया था? पुष्यमित्र सुंग को हरा दिया था, है ना? पुष्यमित्र सुंग को हरा दिया था, ध्यान रखिएगा। तो अभी तक जो भी अभिलेख चल रहे हैं वो सब ये ब्राह्मी लिपि में ही चल रहे हैं, ठीक है ना? ब्राह्मी लिपि, प्राकृत भाषा ही। भाषा बदलेगी आपकी जाके कब बताएंगे? जब कनिष्क आएगा। तो कनिष्क शुरू करेगा संस्कृत भाषा को। ये वही शासक है जिसने सबसे पहले संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखना शुरू किया है। इसके पहले देखोगे तो ये सब ब्राह्मी और प्राकृत भाषा ही चल रही है, तो कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। सब प्राकृत और ब्राह्मी ही चल रही है। अशोक ही एक ऐसा शासक था जिसने चार लिपि यूज कर ली थी, ब्राह्मी कर ली थी, खरोष्ठी कर ली थी, आर्यमाइक कर ली थी, ग्रीक कर ली थी। नहीं तो बाकी सब लगभग ब्राह्मी लिपि में ही थे और प्राकृत भाषा ही यूज हो रही थी। बौद्ध में भी देखो तो प्राकृत भाषा ही चल रही थी, पाली भाषा भी उन्होंने यूज किया था असल में। लेकिन बदलेगा आपका कनिष्क के समय जाकर के। कनिष्क जब आएगा तब वो अपने अभिलेख संस्कृत में लिखना शुरू करेगा। तो ये पूछा जाता है कि पहला ऐसा कौन शासक या समथिंग जिसने संस्कृत में शुरू करना कर दिया था अभिलेख, तो कनिष्क आएगा। काफी प्रतापी शासक है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे उसे। तो आज हमने देख लिया आपका एक पूरा ट्रिक खत्म हो गया स्टूडेंट। कौन सा ट्रिक खत्म हो गया? हसीन मसुक सा। हा से कौन? हर्यक। सी से कौन? शिशुनाग। न से कौन? नंदवंश। म से कौन? मौर्य। सु से शुंग। क से कण्व और सा से सातवाहन। और इसी के आगे चेदी वंश आता है, लेकिन चेदी ने असल में मगध पे शासन नहीं किया है, इसलिए वो बाहर रखा है। बाकी इन लोगों ने मगध पे शासन किया है, 7 लोगों ने, ठीक है? और चेदी में एक ही शासक इंपॉर्टेंट है, खारवेल। खारवेल वहां का प्रतापी शासक है जिसने हाथी गुम्फा अभिलेख बनवाया है। उदयगिरी की पहाड़ियां हैं, बहुत फेमस है। थोड़ा सा इसके बारे में नेट पे पढ़ लेना, हाथी गुम्फा अभिलेख, अपनी जानकारी के लिए। बहुत सारी गुफाएं बनाई गई है यहाँ पे। यहीं पर एक और पहाड़ी है, खंडगिरी पहाड़ी है, ठीक है ना? बीच से रास्ता दे दिया गया है, पहले वो रास्ता नहीं था, लेकिन बीच से एक रास्ता बना दिया गया है, तो खंडगिरी पहाड़ी अलग हो गई है और उदयगिरी पहाड़ी अलग हो गई है। तो मेन पहाड़ी उदयगिरी है, जहाँ पर ये लोग जैन धर्म के भिक्षु वगैरह रहा करते थे, ठीक है ना? तो जैन धर्म के लोगों को इसने ये दे दिया था, ये भी क्वेश्चन बनता है। खारवेल जो गुफा वगैरह थी वो किसके लिए बनवाया गया था? तो ये आपके हाथी गुम्फा अभिलेख जैनियों के लिए बनवाया गया था, ठीक है? और एक खुद जैन धर्म का था। तो कुछ मेन मेन शासक हमने बताए। एक हमने पुष्यमित्र शुंग महान शासक बताया, ठीक है? एक दूसरा हमने महान शासक आपको बताया है किसको? गौतमी पुत्र सातकर्णी को। एक और महान शासक बताया हमने बीपीपी को, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को। और एक हमने प्रतापी शासक आपको बताया है खारवेल को। ये कुछ यहाँ के हैं जो महान शासक है, तो इनके बारे में जरूर पढ़ना, ठीक है? इनके बारे में जरूर पढ़ना है, इनको भूलना मत कभी।
ठीक है, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी जीपीएस कहाँ के हैं? तो जीपीएस हैं आपके सातवाहन के। वशिष्ठिपुत्र पुलमावी किसके हैं? वो भी सातवाहन के हैं। खारवेल किस वंश के हैं? चेदी वंश के हैं। पुष्यमित्र शुंग किसके हैं? शुंग वंश के हैं। ठीक है, अग्निमित्र शुंग किसके हैं? तो वो भी शुंग वंश के हैं। अग्निमित्र जो मालविका अग्निमित्रम लिखा है कालिदास ने, याद है? प्रेम कहानी है मालविका और अग्निमित्र की, है ना? तो ये आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें। क्लियर है? चलो अब हम लोग थोड़ा सा शीट देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है इसी के, जल्दी से उसको सॉल्व करते हैं। आप लोग अब जल्दी से आंसर करना, देखें 1 घंटे की क्लास में क्या समझ में आया। तो हम उस शीट को शेयर करते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं जरा। कल जो क्वेश्चन हम लोग लगा रहे थे उसी को हम लोग देखेंगे। जो टेस्ट पेपर था हमारा, कल हमने शेयर किया था आपको, है ना? एक तो जल्दी मिलता नहीं है, हम पता नहीं कहाँ कहाँ है। मौर्य साम्राज्य इम्पोर्टेंट। एक मिनट रुक जाओ जरा। डॉक्यूमेंट, अच्छा कल हमने वो शेयर किया था आप लोग को ना, पेपर शेयर नहीं किया था? जो कल हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए थे, 59 या 60 तक कुछ हुआ था क्वेश्चन, जिसमें महाजनपद भी था, मौर्य का भी था और शुंग का भी था। स्क्रीन शेयर किया था ना? हाँ ना? 2 मिनट बस। हिस्ट्री टेस्ट पेपर ढूंढना पड़ेगा। चलो अब देख लेते हैं, पता नहीं कहाँ चला गया वो। ये कौन सा था? बुद्ध वाला है? अच्छा, चलो ठीक है यार, करते हैं, कल हम देखेंगे, अब टाइम भी हो गया है ना। तो उस पेपर को हम जरा देख लेंगे कहाँ पर वो है, और व्हाट्सएप में भी सर्च कर देंगे। तो उसमें अब जो बचा है वो आपका यही बचा हुआ है, ठीक है ना? तो इतना ध्यान रखिएगा अभी। अब इसके बाद हमारा आएगा विदेशी आक्रमण, इन्हीं के समय का। तो उस नोट्स में जो आपका ISPK लिखा हुआ है, एक शब्द लिखा हुआ है ISPK। तो ISPK जो है विदेशी आक्रमण है। जब ये वंश चल रहा है, सातवाहन वंश जब चल रहा है, शुंग वंश जब चल रहा है, और चेदी और ये जो चल रहा है, इसी समय विदेशी आक्रमण हो जाएगा। और इसी समय विदेशी आक्रमण होता है। तो जिस तरफ हम लोग ये पढ़ रहे हैं, शुंग वंश पढ़ रहे हैं, कण्व पढ़ रहे हैं, सातवाहन पढ़ रहे हैं और चेदी वंश पढ़ रहे हैं, इसी समय 4 विदेशी शासन चलेंगे जो बाहर से आक्रमण हो चुके हैं। तो अब क्योंकि एक साथ सब नहीं पढ़ सकते, तो अभी हमने देशी वाला खत्म किया है, और इसी समय 4 विदेशी आक्रमण हो चुके हैं। उसमें से आपका ISPK है, तो उसमें एक इंडो यूनानी आक्रमण हुआ है, उसमें एक शक आक्रमण हुआ है, एक उसमें पहलव आक्रमण हुआ है, और एक उसमें कुषाण आक्रमण हुआ है। ये दोनों समानांतर चल रहे हैं, भारत में ये चल रहे हैं, और उसी समय वो 4 भी आक्रमण हो चुके हैं। तो पहले हम लोगों ने एक ट्रिक वाला देख लिया है। अब हम लोग कल जब बात करेंगे तो विदेशी आक्रमण को देखेंगे, ISPK को, जो ट्रिक में है आपके। I से इंडो यूनानी, S से आपका शक, P से है आपका पहलव, और K से कुषाण। ठीक है, वो डिस्कशन होगा कल। ठीक है, तो आज वाला आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा। क्या क्वेश्चन है जरा देख लें आप लोग का। इस शॉर्टकट वाले पेज से पहले वाला जो डिस्क्रिप्टिव पेज आप शेयर किए थे उसे भी व्हाट्सएप पे, वो आपके स्टडी मटेरियल पे है। ठीक है, स्टडी मटेरियल पे है। और महाजनपद नाम से व्हाट्सएप में शेयर किए हैं सर। अच्छा, महाजनपद से शेयर किए हैं, तभी नहीं मिल रहा। ओके, डिस्क्रिप्टिव पेज आप शेयर किए थे उसमें व्हाट्सएप से, ठीक है। अच्छा ओके, महाजनपद से था इसीलिए नहीं मिल रहा। स्टडी मटेरियल में अपलोड है सब कुछ, देख लेना वहाँ पर, है ना? चलो आज खत्म करते हैं, अब काफी लंबा क्लास हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। रिवाइज कर लीजिएगा सभी लोग क्लास। ओके, थैंक यू एवरीवन।